अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात के ऊपर कुछ बात करेंगे। आईएमएफ ने जो ऐसी रोज़ नई शर्तें ला रहा है कि पाकिस्तान का कीमा निकलने वाला है। मैं डिटेल में आता हूँ, उससे पहले मैं ज़रा ये आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे एक व्यूअर हैं, दोस्त हैं, अमेरिका में होते हैं, आजकल वापस इंडिया आ गए हैं। विरल मोदी जी, विरल जी और उनकी बहन ने 2017 में एक खिलौनों की फैक्ट्री बनाई थी और उन्होंने सनातनी बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए सनातनी खिलौने, सनातनी लिटरेचर कार्टून की शक्ल में, बच्चों की किताबों की शक्ल में बनाई हैं। बड़ी खूबसूरत हैं। मुझे उन्होंने गिफ्ट भेजा है। ये मेरे बेटों के नाम पे पर्सनलाइज चीज़ें हैं। एक बेटे को हनुमान बनाया है, एक बेटे को गणेश जी बनाया है और इनके खिलौने बड़े खूबसूरत हैं, इनकी किताबें भी बहुत खूबसूरत हैं और बड़ा अच्छा इनका वो है। मैं आप सब के सामने उनको धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मुझे मेरे सनातनी दोस्त इतना सनातनी ख़जाना भेजते रहते हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड रहता हूँ और मैं इसकी सारी रेस्पेक्ट के साथ इसको वो करता हूँ। ये सिर्फ फ़ोटो बनाने के लिए मैंने सोफ़े पे रखी हैं, अदरवाइज़ मैं इनको रेस्पेक्ट के साथ अपनी ये जो अलमारी है इसके ऊपर सब सेट करके रखता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, ये एक ट्वीट आई है, 3 ट्वीट की सीरीज़ है जिसमें ये बताया है कि कुछ हालात इस्लामाबाद में बहुत ही गड़बड़ जैसे लग रहे हैं और मामलात इतने ख़राब हो गए हैं कि पेट्रोल और गैस के हवाले से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। एलसियाँ खुल नहीं रही, कंटेनर छूट नहीं रहे और जो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो बहुत ही नीचे आ गया है और इस सिलसिले में मामला हद से ज़्यादा ख़राब हैं और यू नेवर नो के कब आर्मी को टेक ओवर करना पड़े। इसलिए कि आईएमएफ की एक और बहुत ख़तरनाक शर्त आई है। ये शहबाज शरीफ ख़ुद कहते हैं कि हम समझ नहीं आ रही कि क्या करें। आईएमएफ इतनी कड़ी शर्तें रख रहा है और आईएमएफ एक एक किताब और एक एक खाता खोल के चेक कर रहा है, हर चीज़ देख रहा है और हर चीज़ के लिए हमें सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और यह है कि हमारे लिए चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उनकी शराइत, उनकी सारी शर्तें हम कबूल नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यानी मजबूरी ये है कि अब कोई भी हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। और ऐसे में ये है कि जब पाकिस्तान में टोटल क्राइसिस की तरफ मामला चल रहे हैं तो इनके पास आईएमएफ की शर्तें मानने के अलावा क्या रास्ता रह जाता है। अब आईएमएफ ने जो अभी तक पता चला है, अब 2 दिन का एक डेडलॉक आ गया है क्योंकि आईएमएफ ने जो 3-4 नई शर्तें रखी हैं ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा भाई 2 दिन ज़रा अब हमें भी सांस लेने दें और हमें डिस्कस करने दें। यानी हम से मतलब उन मीटिंगों में अब आर्मी तो नहीं बैठती ना, तो आर्मी से पूछना पड़ता है हर चीज़ के लिए। उन मीटिंगों में तो जाहिर है फिर आईएमएफ आर्मी वालों से तो डील नहीं कर रही क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार के साथ उनकी डील होती है। तो अब ऐसे ही है कि वो बगैर पूछे कोई चीज़ कर नहीं सकते। तो इसलिए अब उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, 2 दिन के लिए ब्रेक आया है। और ऐसे में इन्होंने, आईएमएफ ने जो एक शर्त रखी है ना, वो ये है कि पाकिस्तान का जो फेडरल डिफेंस बजट है, आर्मी का बजट, वो 1800 अरब रुपए का है। 1800 अरब रुपए का मतलब 1,80,000 करोड़ रुपए का, कि नहीं? हाँ, 1,80,000 करोड़ रुपए का बजट है। आईएमएफ कह रही है कि 33% बजट कम करो डिफेंस का, आर्मी का। ये एक बहुत बड़ा झटका है।
क्या आर्मी तो अपने खर्चे कम करने को तैयार है नहीं? तो 600 अरब रुपए का कम करने का कहा है, यानी 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा कम करने का कहा है बजट आर्मी के उसमें से। उसके लिए ज़ाहिर है आर्मी से अब बैठ के बात करेंगे ये, और वो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। उसमें आर्मी फिर टेक ओवर करेगी, IMF वापस चली जाएगी, आर्मी मार्शल लॉ के पूरे मुल्क में फ़ौज बिठा देगी और एक अजीब सी सूरत हाल आ जाएगी। दूसरी शर्त ये रखी है कि आर्मी के जो अकाउंट्स हैं, ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ आर्मी के अकाउंट्स को कोई चेक नहीं कर सकता, किसी को अलाउड नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे भारत है, तो भारत में आर्मी के सारे अकाउंट डिफेंस मिनिस्ट्री के पास होते हैं। यानी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि रक्षा मंत्री जो होता है वो उनके सारे खाते रखता है, उनके सारे हिसाब किताब रखता है। हमारे यहाँ रक्षा मंत्री क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अलाउड नहीं है कि आर्मी के खातों को चेक कर सके। अब IMF कह रही है कि आर्मी के मैनिपुलेटेड सिस्टम है, उसमें कई अकाउंट्स हैं, एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट से काम नहीं करते, ये मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिसमें फेक एंट्रीज और ये सब, क्योंकि करप्शन होती है ना मेजर। भाई आप ये बताएं कि 1800 अरब रुपया आर्मी जो लेती है हमारी सरकार से बजट में, कहाँ खर्च करती है? मतलब कहाँ जाता है वो पैसा? हमने हतफ मिसाइल बनाया, हमने गौरी मिसाइल बनाया, हमने शाहीन मिसाइल बनाया, कौन कौन हिसाब किताब लेता है कि कितने का बनाया, क्या बनाया? जितना मर्जी है वो बता दें, और उसके लिए मल्टीपल अकाउंट्स चलाते रहते हैं। तो IMF कहती है कि एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट क्यों नहीं है? फिर एक तो आपके पास नेवी का अकाउंट है, एयरफोर्स का है, ग्राउंड फोर्सेस का है, आर्मी का, ये 3 अकाउंट हैं। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ छोटे छोटे अकाउंट्स बना के, ये क्यों बनाए जाते हैं? मैनिपुलेशन के लिए, करप्शन के लिए, चीज़ों को छुपाने के लिए। तो IMF ने कहा है कि ये सब सेंट्रलाइज्ड अकाउंट करो। और कहाँ हैं आर्मी के खाते? ज़रा हमारे सामने वो भी लाओ। वो अब खाते आर्मी कहाँ से देगी? और फिर ये IMF है, ये पाकिस्तान का इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम नहीं है। अब एक मिसाल है कि मैं जब जमशेद टाउन में था मेयर, तो मुझे एक दिन मेरे जो टॉप के ऑफिसर थे, TMO टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर, हर चीज़ उनके ज़रिए ही मेरे पास आती थी। तो वो आए और उन्होंने कहा कि सर वो सिंध गवर्नमेंट के ऑडिटर 3 दिन बाद, ये थे कुछ 2-3 दिनों में, ऑडिट करने आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर? बोला सर अब वो ऑडिट तो करना उनका काम है ना, तो वो ऑडिट करेंगे। तो मैंने कहा आपके खाते सही हैं? कहता है सर आपको पता ही है खाते तो कभी भी सही नहीं होते। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोला आपसे थोड़ी, वो आपसे खाली चाय पीने आएंगे, मिलेंगे, सलाम दुआ करेंगे, चले जाएंगे, हमने देखना है। तो मैंने कहा कैसे देखोगे? बोला वो उनका ब्रीफकेस तैयार है, उनकी दावत करेंगे, पूरा हमारा टाउन का जो कौंसल हॉल है जहाँ पे काउंसलर्स की सारी मीटिंग होती है, वो खाली करवा के उधर टेबल कुर्सियाँ डाल के उनकी दावत करेंगे, उनको ब्रीफकेस देंगे, वो साइन करेंगे, चले जाएंगे। तो हमारा पाकिस्तान का तो ऑडिट सिस्टम इंटरनल तो ऐसा होता है। ये आ रहे हैं माई बाप अमेरिका, IMF, इनको तो आप ब्रीफकेस नहीं दे सकते ना, इनसे तो लेने हैं अपने पैसे। ये अब एक एक चीज़ की खोज निकालेंगे तो नंगी हो जाएगी आर्मी। तो ये आर्मी वाला जो चैप्टर है। फिर एक और आर्मी के हवाले से शर्त रखी है कि 600 मिलियन डॉलर या ऐसा 600 मिलियन नहीं 600 बिलियन रुपया सिविलियन बजट से आर्मी लेती है पेंशन के लिए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की और सबकी पेंशन के लिए। क्योंकि हमारे तो रिटायर्ड आर्मी के तो मिलियंस है ना, जवान, सूबेदार, हवालदार और पता नहीं क्या क्या रैंक होते हैं। तो 70 साल से जो आर्मी चल रही है ना भाई, तो रिटायर्ड मिलियंस में है, उनकी पेंशनें चलती हैं। फिर पेंशन का भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान में सिस्टम ये है कि
फौजी साला मर गया तो उसकी बीवी को मिलेगी जब तक बीवी जिंदा है। तो 600 बिलियन रुपए का सिविलियन बजट से जो आर्मी ले जाती है, वो कहते हैं कि भाई उसको आर्मी के बजट में डालो। तो मोरलेस 60% से ज़्यादा आर्मी बजट में से ले जाती है, जो कि आर्मी के लिए, वो IMF के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और 50 कंडीशंस हैं जिस पे मैं आता हूँ, लेकिन ये जो आर्मी वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, उस पर डेडलॉक आ गया है। तो इन्होंने टाइम मांगा है, 2 दिन का ब्रेक है। इसमें IMF वाले पाकिस्तान से चले भी गए हैं, लेकिन 9 तारीख को वापस आएंगे। और फिर अब वो 10 दिन के लिए आए थे ना, अब ये बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक IMF की समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या खाते हैं और किस तरह का खाता खोला हुआ है इन्होंने, कहाँ पे क्या चीज़ जा रही है, कोई सिस्टम का ही समझ नहीं है। भाई आप ये देखें कि IMF वाले दुनिया को लोन देते हैं, पैसे देते हैं। ये जब किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो वहाँ पे 3 स्टार होटल में ठहरते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क तो उनको सरकारी महलात में रखने के वो करता है। तो वो जब देखते हैं कि यार इनकी अय्याशियाँ ही ख़त्म नहीं होती, अब जब वो फाइनेंस मिनिस्टर आता है IMF वालों से मिलने के लिए, तो ये देखते हैं कि 40-50 गाड़ियों का लश्कर आ रहा होता है साथ में। 10 प्रोटोकॉल की पुलिस गाड़ियाँ आगे, 10 प्रोटोकॉल की पुलिस गाड़ियाँ पीछे, 2 एम्बुलेंस आ रही हैं, स्टाफ की 15 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके बीच में इसाक डार साहब आ रहे हैं। ये कहते हैं ये भिखारी हैं साले, खाने को पैसा नहीं है, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। और फिर खातों में जब देखते हैं कि फ्री में जो पेट्रोल मिल रहा है, एक MNA MPA सेनेटर, फिर उनके सेक्रेटरीज, फिर सरकारी ऑफिसर, ग्रेड 12 से 14 से ऊपर सबको मिल रहा है। मतलब आप ये मामूली मिसाल देख लें। क्या आप जानते हैं कि बरतानिया में हुकूमत के पास जो सरकारी गाड़ियां हैं उनकी कुल तादाद 45 है। यानी ये 45 गाड़ियों का एक पूल है जो कि बरतानवी हुकूमत की तमाम वजारतों और सरकारी दफातर में के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये कोई गाड़ी किसी के नाम पर नहीं है, ये एक पूल में है, यानी जो अवेलेबल है उस टाइम पे वही इस्तेमाल हो सकती है। उसके बरक्स सिर्फ हमारे सूबे सिंध में अकेले सरकारी गाड़ियों की तादाद 25,000 है और फ्यूल इससे अलग है। तो बाकी अब आप लोग खुद समझदार हैं। अब ये सूरत हाल है कि इंग्लैंड में ये बता रही हैं कि कितनी गाड़ियां हैं, पाकिस्तान में खाली सिंध गवर्नमेंट के पास 25,000 गाड़ियां हैं। यार मेरे जमशेद टाउन की 78 गाड़ियां थी, 78 तो ट्रक थे खाली, कचरा उठाने के, खुदाई के, इसके उसके। प्राइवेट गाड़ियां जहां तक मुझे याद पड़ता है तो 20 थी, 20 के करीब प्राइवेट गाड़ियां। उसमें एक गाड़ी मुझे मिली हुई थी। अब आप खुद सोचिए, एक टाउन की सूरत हाल है। तो कराची में 18 टाउन उस वक्त थे, अब तो बढ़ गए। और फिर सिंध गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री के पास 100 गाड़ियां हैं। फिर एक मिनिस्टर के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी गाड़ियां। क्यों भाई? फिर पेट्रोल मिलता है सबको। भैया मेरे पास एक आदमी आया, हमारा रिश्तेदारी है। उसने कहा अरे भाई 100 लीटर पेट्रोल की पर्ची देते हैं ना। मैंने कहा कि कहाँ से दे दूँ? बोला आपके साइन से तो सारी पर्चियाँ जाती हैं। मैंने कहा लेकिन आपको स्टाफ थोड़ी हो। तो बोला वो फलां टाउन के, तो उसने अपने पूरे ख़ानदान के लोगों को, किसी को 50 लीटर की, 100 लीटर की, कज़न्स तक को दी हुई हैं। यानी पेट्रोल का अथॉरिटी तो वो मिनिस्टर या टाउन मेयर या उनके हाथ में होता है। वो बना बना के पर्चियां दे रहे हैं मुफ्त में पेट्रोल। लाखों लीटर पेट्रोल मुफ्त में जा रहा है। तो अभी IMF की चीज़ें समझ में आ नहीं रही कि यार ये किस किस्म का गोरख धंधा है इनका। तो इसलिए IMF भी ज़रा समझने के लिए गई है पाकिस्तान से बाहर, और शायद वो अपने ऊपर बात करने के लिए गए हैं कि भाई ये लोग तो फारिग हैं,
इनकी तो अय्याशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। हम इनको पैसे देंगे, ये तो सारे इनकी अय्याशियों में चले जाएगा, पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है। अब ये इसके अलावा कंडीशंस आई हैं बहुत सारी, जैसे आईएमएफ ने कहा है कि आपका जो पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको करेक्ट करें, इसकी डाउन साइजिंग करें। आपको मैं बताऊं, दुनिया में जितनी भी एयरलाइन है, आप एक एवरेज के लिए इस तरह हिसाब लगाया जाता है कि एक एयरलाइन के पास 10 जहाज हैं, तो उसका स्टाफ देखा जाता है कि पर जहाज कितना स्टाफ है। तो पाकिस्तान में जो पीआईए है ना, इसका पर जहाज सबसे ज्यादा स्टाफ है पूरी दुनिया में। इसमें आधा स्टाफ घोस्ट एम्प्लॉइज है। अब शहबाज शरीफ की सरकार है, सारे नून लीग के लोगों को वहां पे खपाया जाता है, एडहॉक बेसिस पे ले लेते हैं कि परमानेंट जॉब नहीं मिल सकती, जब तक हमारी सरकार है तुम लोगों को तनख्वाह मिलती रहेगी। फिर एडवाइजर, मुख्तलिफ एडवाइजर रख लेते हैं, इसकी बीवी को बना लिया, इसकी बहन को बना लिया, इसके दामाद को बना लिया। करना कुछ नहीं है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख से सैलरी मिल रही है, फ्री ट्रैवलिंग हो रही है। तो पीआईए वंस पाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन हुआ करती थी, इसकी सर्विस और इसकी क्वालिटी पूरी दुनिया में मशहूर थी। आज वो कई सालों से डेफिसिट, खसारे में, नुकसान में जा रही है, लॉस में जा रही है कई सालों से, और इसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। प्राइवेटाइज करेंगे तो ये मुफ्त का खाता सब बंद हो जाएगा ना भाई, सारे मुफ्त के खाते बंद हो जाएंगे। फैमिलियों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, हांगकांग जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। भाई जो पीआईए का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको फ़ोन कर दिया कि यार साड़ी 6 टिकटें कर दें। तो उसने कहा है कि आईएमएफ ने कि पीआईए के मामलात को सुधारें, डाउन साइजिंग करें, इसके स्टाफ कम करें, फजूल में स्टाफ रखे हुए हैं। एक और चीज़ आईएमएफ ने कही है कि आपका जो पावर प्लांट्स हैं उनको प्राइवेटाइज करें, क्योंकि देखें जो भी सरकार के खाते में ना वो करप्शन पे चल रही है, वो सब लॉस में जा रहे हैं। भाई दुनिया में शायद ही कोई मुल्क होगा जिसका रेलवे लॉस में जाता है, पाकिस्तान का रेलवे भी लॉस में है। तो इन्होंने कहा जितने पावर प्लांट्स हैं वो प्राइवेटाइज करें। प्राइवेटाइज में ये होता है कि मैंने खरीदा है अपने पैसे से, अब मैं तो उसमें कोई फजूल के स्टाफ नहीं रखूंगा, मैं तो जितना ज़रूरत है इतना स्टाफ रखूंगा, मैं खर्चे को कंट्रोल करूंगा, मैं जो लूप होल्स हैं जहाँ से पैसा लीक होता है। अब होता ये है कि पाकिस्तान में कुंडा इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा चलती है। कुंडा इलेक्ट्रिसिटी ये है कि सरकार की जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की लाइन होती है ना, उसमें तार जोड़ के इलेक्ट्रिशियन आता है, आपके घर पे लाइन दे देता है, आपका बिल ही नहीं आता। और ये सब इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है उसकी मिली भगत से होता है। अब जैसे एक मिसाल है, मैं एक बार छुट्टियों पे बेल्जियम से गया था कराची, तो हमारे घर में, अम्मी के घर में, मैं अम्मी के घर पे ठहरा, तो अम्मी के घर में देखा तो एक अजीब से मीटर लगे हुए थे, 3 अलग अलग किस्म के। मैंने कहा ये क्या है? अम्मी ने कहा वो इलेक्ट्रिक वाले ही आके लगा गए हैं, उससे उन्होंने कहा कि आपका महीने का इतना बिल आएगा, बस इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा, आप कितना भी इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा वो कैसे? वो कहती हैं कि वो ज़्यादातर है ना कुंडा इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया है। तो ये सब लूप होल्स हैं पावर कंपनियों के, तो उससे प्राइवेट जिसका होगा तो वो तो नहीं होने देगा ना ये सब चीज़ें, वो तो सख्ती से मेक श्योर करेगा कि कोई घपला नहीं हो रहा। तो आईएमएफ ने कहा कि पावर प्लांट्स को प्राइवेटाइज करो। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरपोरेट है। ये 1960s में रशिया, सोवियत यूनियन ने अयूब खान को ऑफर की थी कि हम आपके मुल्क में स्टील मिल लगा देते हैं। तो ये सोवियत यूनियन के पैसे से यहाँ पे स्टील मिल लगी थी और ये बहुत प्रॉफिट मेकिंग हुआ करती थी। और फिर भुट्टो के दौर के बाद मामला पाकिस्तान में बिजनेस के सारे खराब हो गए।
वरना अयूब खान के दौर में 60s के एंड तक, 71 की वार से पहले तक पाकिस्तान इंडस्ट्रियल हब था और पाकिस्तान की इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया थी। भुट्टो ने आगे बेड़ा गर्क किया है। भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सारे नेशनलाइज किए, जिसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज जितनी थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सारे नेशनलाइज किए, जिसमें कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सब नेशनलाइज कर दी। और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, उसका नतीजा ये निकला कि वो प्रोडक्ट खराब हो गई ना। नारे लग गए कि मिल्क का मालिक कौन? मजदूर मालिक, मजदूर मालिक। क्योंकि अब सरकार मालिक हो गई तो अनपढ़ जाहिल लोग आके उधर बिठा दिए गए और फिर मजदूर के ज़हन में ये आ गया कि अब तो हम मालिक हैं। तो प्रोडक्शन भी कम हो गई, आउटपुट भी कम हो गया और क्वालिटी भी खराब हो गई। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज का ठप्पा बैठ गया, पाकिस्तान की एजुकेशन का ठप्पा बैठ गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का ठप्पा बैठना शुरू हुआ उधर ही से। इसके बाद ज़ियाउल हक आया, तो ज़ियाउल हक के दौर में तो किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ। इंडस्ट्रियल वगैरह तो सारा टेररिज्म की इंडस्ट्री कायम कर दी थी ज़ियाउल हक ने। ड्रग्स मनी पे पाकिस्तान आर्मी सारा टेररिज्म कर रही थी, मुल्क धक्का मार चल रहा था। फिर इसके बाद डेमोक्रेसी आई तो IMF आ गया। फिर तो हर सरकार बेनज़ीर आती थी तो IMF, नवाज शरीफ आता था IMF, मुशर्रफ आया तो IMF, जरदारी आया तो IMF, यानी सारी सरकारों ने IMF से पैसे लेती रही, क्योंकि आपकी तो इंडस्ट्री तो कुछ थी नहीं। तो अब इन्होंने स्टील मिल को कहा है कि प्राइवेटाइज करो, क्योंकि स्टील मिल में भी अगेन वही PIA वाला हिसाब कि घोस्ट एम्प्लॉइज बहुत हैं, सरकारी है ना। भाई मुझे याद है कि मैं अर्ली 80s की बात है, मैं अभी नया नया जवान हुआ था तो मैं जॉब ढूंढ रहा था। हमारे यहाँ क्या है मेमन कम्युनिटी में कि बच्चा 16 साल का हुआ नहीं कि पूरा खानदान पूछता है कि तुमने अभी काम नहीं शुरू किया। अबे पढ़ रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ, सब कर पढ़ते भी हैं, साथ में काम भी करते हैं। मैं तो प्राइवेट स्टूडेंट था, मैं स्कूल कॉलेजेस तो जाता नहीं था। तो मेरे एक कज़न को जॉब मिल गई यूनाइटेड बैंक में। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तुम्हें जॉब कैसे मिली? कहता है मैंने इतने पैसे दिए और मिल गई। तो मैंने कहा काम क्या करते हो? कहता है सिग्नेचर। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है महीने में जिस दिन सैलरी का दिन होता है उस दिन जाता हूँ, साइन करके सैलरी ले आता हूँ, यूनियन वाले को आधी सैलरी दे के घर। तो मैं कहा काम? कहते हैं काम थोड़ी करता हूँ, काम मैं अपना इधर उधर करता हूँ स्कूटर पर। वो सेल्समैन करनी शुरू की थी प्रिंटिंग प्रेस की। तो मैंने कहा ये क्या हिसाब किताब? कहता है आधा स्टाफ यूनाइटेड बैंक का इसी तरह चलता है, घोस्ट एम्प्लॉय। मेरे जमशेद टाउन में जब मैं मेयर था तो मैंने उनसे कहा कि कितना स्टाफ है सफाई, क्योंकि सफाई की बड़ी शिकायत होती थी कि झाड़ू नहीं लगते सड़कों पे, गंदगी नहीं उठती, कचरा कुंडियों से कचरा नहीं उठता। तो मैंने कहा कि कितना स्टाफ है? बोला अब मुझे सही से फिगर्स याद नहीं है, लेकिन बहरहाल 15 साल हो गए ना, तो 16 साल। तो मेरा ख्याल है 1700 का उसने बताया कि 1700 सफाई कर्मचारी हैं। तो मैंने कहा कि कहाँ हैं, मतलब कौन कौन सी यूनियन उसमें कौंसल में हैं? हमारी 13 कौंसल थी यूनियन कौंसल जमशेद टाउन की। कितने कितने कौंसल में? तो इसने कहा सर ये 600 है ना, ये मुस्लिम सफाई कर्मचारी हैं। अब पाकिस्तान में तो हमें पता है कि सफाई का काम, ये जो सड़क की सफाई और ये सब नालों की सफाई, और इसमें मुसलमानों को अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ये मुस्लिम कर्मचारी क्या करते हैं? बोला तनख्वाह लेते हैं। हाँ क्या मतलब? बोला आधी तनख्वाह हमारे टाउन के ऑफिसर है वो ले जाता है, उससे फिर बांट देता है सब में। 600 मुस्लिम कर्मचारी घर बैठे तनख्वाह लेते थे, जबकि पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं है सफाई कर्मचारी मुसलमान हो, लेकिन 600 मुस्लिम कर्मचारी। मैंने कहा अच्छा फिर बाकी? बोला बाकी में भी आधे लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सफाई की, जो नॉन मुस्लिम है, कि बिल्डिंगों में जो जाते हैं बिल्डिंगों की सफाई करने के लिए, कोई घरों में काम कर रहे हैं और हमारी सैलरी लेते हैं। वो सैलरी वाले दिन आते हैं, सैलरी लेते हैं, आधी सैलरी
हमारा जो ऑफिसर होता है टाउन का, उसको दे के घर। ये हकीकत बता रहा हूँ। मैंने इस इश्यू को करेक्ट करने के लिए 2 साल में रहा हूँ, पूरी कोशिश की। मतलब आप कैसे वो कर सकते हैं? मैं छापा मारूँ एक इलाके में तो बाकी इलाकों का उनको फ़ोन आ जाता था कि आ जाओ सारे। अब मैं एक यूनियन काउंसिल में गया, यहाँ पे सपोज आपका 150 का सफाई कर्मचारी का स्टाफ है, तो अब मैं एक गली में तो नहीं जा सकता ना कि ढूंढने के लिए। तो सुबह ऐलान कर देते थे कि आज सुबह सफाई से पहले सब एक जगह जमा हो जाओ, मेयर साहब आ रहे। अब वो दूसरी यूनियन काउंसिलों से मिला के तो फिगर पूरा कर देते थे। तो स्टील मिल्स का इन्होंने कहा है कि प्राइवेटाइज करो। इतनी सारी शर्तें रखी हैं कि बता नहीं सकता। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी ऑफिसर हैं, सरकारी और मिलिट्री, सिविलियन एंड मिलिट्री दोनों, उनके एसेट्स डिक्लेयर करें विद इन दी कंट्री और आउट ऑफ कंट्री कितने एसेट्स हैं। अब एक ग्रेड 17 का ऑफिसर है जो सपोज 30,000 रुपया सैलरी ले रहा है और उसके असासे हैं 30 करोड़ रुपए के, तो फिर पूछेंगे ना कि उसकी एसेट्स इतनी कैसे बनी। अब ये सारी शर्तें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी करने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए ये है कि पाकिस्तान ने टाइम मांग लिया है और इन्होंने कहा है कि हमें ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये जून से पहले हो जानी चाहिए, सारी पीआईए की करेक्शन है ये जून से पहले हो जानी चाहिए। तो ये सब प्लान हमें दें कि आप किस तरह करेंगे, और आपको सर्कुलर डेट है जो, और इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्कुलर डेट है वो आप कैसे सुधारोगे, क्योंकि आपके खातों में बड़े घपले हैं और आर्मी का बजट कम किए बगैर और पेंशनों का बजट, आर्मी की पेंशन का बजट मिलिट्री बजट में डाले बगैर कोई चीज़ सही नहीं होगी। ये सब कह के IMF वाले चले गए हैं। अब लेट्स सी के आगे क्या क्या बढ़ता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौरन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, PIA, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेट, PPL, PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, ये 5 स्टेट ओन्ड कंपनीज को इमारात को बेचने का फैसला भी कर लिया है। अब ये आपको मैंने ग्राउंड रियलिटी बताई है। ऐसे में आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हमारा जो प्राइवेट बैंकों में प्राइवेट लोगों का भी पैसा पड़ा है ना, वो भी हमारा है। यानी मेरा एक अकाउंट है उसमें $1000 पड़े हैं, तो वो सरकार कह रही है। तो ये इमरान रियाज खान बता रहे हैं कि ये डार साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं या हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4 अरब नहीं है, वो $10 अरब है। इसका मतलब सब लोग ये ले रहे हैं कि हमारा जो पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में, डार साहब की नज़र अब उस पैसे के ऊपर है और ये उसी तरह करने वाले हैं जैसा इन्होंने 1998 में किया था। तो अब ये आम आदमी का पैसा भी हड़प करने के मूड में है। 284 रुपये का डॉलर हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 50 रुपये और बढ़ाने की समरी आ चुकी है और आगे जो बजट अगला आना है उसने कयामत ढा देनी है। तो अजीज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में भूख मरो बहुत हो गया है और आवाम बिल्कुल तबाह बर्बाद है। एक अंदाज़ा है कि अब जो प्रोटेस्ट आने हैं ना, वो कयामत खेज होने। ये आप देखें कि ट्रक आ रहा है आटे का, मुफ्त नहीं दे रहा, पैसे से दे रहा है। इसके पीछे बंदे देखें। अब आप इस ट्रक के पीछे आदमी ही आदमी देख रहे हैं। वो औरतें कहाँ जाएंगी जो बेवा हैं, जिनके घर में कोई आदमी नहीं है, बच्चा लड़का नहीं है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की अजीज़ दोस्तों। भीख का टेकरा भी अब इनके काम नहीं आ रहा। अजीज़ दोस्तों, मैं आपको और भी बहुत सारी डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। 3 रुपए का एक
अफगानी हो गया है। अफगानिस्तान की करेंसी का नाम है अफगानी। 3 रुपए का एक अफगानी हो गया है। ये सिचुएशन है अजीज दोस्तों। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ, मैं हाजिर हूँ। अब देखिए कि उन्होंने तो ये काम कर दिया। जब मैं उनके साथ अलहदा 1-on-1 मीटिंग के लिए मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ पर भी सबके सामने कोई थोड़ी सी बात की। वहाँ पर मैंने तफसील से बात की कि मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफ़ा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं।